हाँ जी, नमस्कार। मनुश्री क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका मैथमेटिक्स में पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। इसमें टोटल 11 चैप्टर है। टोटल पार्ट फर्स्ट में कितने चैप्टर है? 11। प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया है, तो टोटल इस मॉक टेस्ट फर्स्ट में 11 क्वेश्चन है। ऐसे ही 11-11 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, तो पार्ट फर्स्ट की तैयारी है आपकी वो ठीक से हो जाएगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसे अगर हम सॉल्व करें, क्या पूछा है? संख्या √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? सबसे पहले तो आज √2 है, वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार केवल एक ही तरीके का होता है, वो होता है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेट, नॉन रेकरिंग। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन कुछ बेसिक बातें अगर नहीं मालूम है तो ये आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो इनको कम मत समझना आप। ठीक है ना? तो √2 एक अपरिमेय संख्या थी, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार केवल एक ही तरीके का होता है, वो होता है अशांत अनावृत्ति। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन 4, नॉन टर्मिनेट और नॉन रेकरिंग। अगर यहाँ कुछ बातें बताऊं आपको मैं, जैसे यहाँ अंडर रूट में नंबर था, मैंने अपरिमेय इसे क्यों बोल दिया? तो अंडर रूट में आपको दो तरह के नंबर देखने को मिल सकते हैं। या तो आपको क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर, या फिर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमेशा कैसे होंगे? रेशनल होंगे, परिमेय होंगे। और अगर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये रूट के अंदर पूरी संख्या है, वो हमेशा अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। जैसे अपना क्वेश्चन है, क्योंकि दो है, उसका दो है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना? अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय हो गई। और अपरिमेय का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। नेक्स्ट, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को उसके एक्स के मध्य बिंदु से होकर आधार के समांतर समतल द्वारा दो भागों में बांट दिया गया। तो दोनों भागों का आयतन का अनुपात बताना है, दोनों भागों के आयतन का अनुपात बताना है। देखो, इसमें आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको समझना है यहाँ पे इसको। अच्छा, मान लीजिए आपके सामने ये शंकु है। आपके सामने क्या है? कि शंकु है, कोण है। अब सवाल कह रहा है कि इस कोण को, इसका एक्स है वो ये, जो मेन हाइट है ये, इस शंकु को इसके आधार के समांतर कहीं से काटा गया, मान लो यहां से काटा गया। तो काटने के बाद इसके दो भाग हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इन दोनों भागों का आयतन का अनुपात बताना है। बस आपको दिया हुआ है, काटा कहां से है? मध्य बिंदु से। कहां से काटा है? मध्य बिंदु से। तो सपोज यहां हम इसको मान लेते हैं कि एकदम मिड पॉइंट से इसको काट दिया है यहाँ पे।
अच्छा, मान लो यहां से इसको काट दिया, यहां से काट दी, काटने के बाद क्या होगा, आपका ऊपर एक छोटा शंकु बन जाएगा और एक जो मेन शंकु खुद था वो हो जाएगा। तो इस प्रकार जो दो शंकु आपके बने यहां पर, वो दोनों शंकु क्या है, सिमिलर है। दोनों शंकु क्या है, सिमिलर है। तो यहां पर समरूपता, सम और रूपता का कंसेप्ट काम आएगा, समरूपता का कंसेप्ट ही काम आएगा। यहां से अच्छा, यहाँ पे समरूपता का कंसेप्ट है वो आपका काम आएगा। क्या होगा, यहां से काटने के बाद जैसे मेन शंकु था उसको यहां से काटा, एक छोटा शंकु ऊपर भी बन गया, एक छोटा शंकु ऊपर भी बन गया। तो छोटा शंकु और जो मेन शंकु या बड़ा शंकु है वो एक दूसरे के क्या है, समरूप है, सिमिलर है। अगर दो शंकु सिमिलर हैं तो वहां पे सिमिलरिटी के रूल से क्या होता है, सिमिलरिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स होते हैं, संगत भाग होते हैं, वो समान अनुपात में होते हैं। तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स है वो सेम रेशियो में होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर अगर मान लो इसकी रेडियस r1 थी, इसकी रेडियस r2 मान लेते हैं, इस पूरे की हाइट h1 थी, तो इस छोटे की हाइट h2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार यहां पर इनकी रेडियस का, इनकी रेडियस का और इनकी हाइट का और इनकी स्लेंट हाइट जो तिरछी ऊंचाई होती है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब का अनुपात है वो बराबर होगा। ये समरूपता का गुण है। अब अब आपसे पूछा गया है आयतन का अनुपात, लेकिन आयतन भी किसका, उन दो भागों का। दो भाग कौन से, समझना यहाँ पे क्वेश्चन को। यहां से काटेंगे तो एक भाग ऊपर है जिसको शंकु, और एक भाग नीचे है जो शंकु नहीं है, वो छिन्नक है, एक बाल्टी के जैसा है, बाकेट के जैसा है। लेकिन यहां जो कंसेप्ट काम आ रहा है वो दो शंकु के बीच आ रहा है, दो शंकु के बीच, छोटा शंकु और बड़ा शंकु, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले शंकुओं पे हमें काम करना है। तो हम मान लेते हैं R1 के हिसाब से बड़े का वॉल्यूम V1 है और छोटे का वॉल्यूम V2 है। एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु कोई भी हो, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1 के हिसाब से 1 1 और 2 के हिसाब से 2 2। 1/3 तो पाई से पाई कट जाएगा, R1/R2 H1/H2। यहां देखो इसकी मदद से चाहे तो H1/H2 को R1/R2 में चेंज कर दो, चाहे R1/R2 को H1/H2 में चेंज कर दो। तो यहाँ R1/R2 का स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकता हूँ H1/H2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहां से होगा और एक पावर यहाँ पे है, तो यहाँ इसको मैं चेंज करूं तो या तो मैं इसको लिख सकता हूँ H1/H2 का होल क्यूब, या लिख सकता हूं मैं R1/R2 का होल क्यूब, या फिर L1/L2 का भी होल क्यूब लिख सकता हूं। तो कुल मिला के वॉल्यूम का रेशियो वही होगा जो उनकी रेडियस का, उनकी रेडियस के क्यूब का रेशियो होगा, या फिर उनके हाइट के क्यूब का रेशियो होगा। अब मेरे पास हाइट है, कैसे पता चला हाइट है, ये देखो, ये कह रहा है कि शंकु को मध्य बिंदु से काटा गया है। इसका मतलब इसकी टोटल ऊंचाई अगर 2 थी तो मध्य बिंदु से काटने पे एक ऊंचाई ऊपर बची और एक नीचे बची। इसका मतलब H1 का और H2 का, H1 का और H2 का रेशियो 2:1 है। बड़ी हाइट 2 है तो मध्य बिंदु के कारण छोटी हाइट आधी हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहां पर H2 है, H1 है वो 2 है,
H2 1 है, इसका क्यूब करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8/1, 8/1। लेकिन आपको बड़े शंकु का छोटे शंकु के साथ आयतन का अनुपात नहीं पूछा, आपको दो भागों के आयतन का अनुपात पूछा है। आयतन का मतलब एक बार वजन मान लो। यहाँ बड़े शंकु का वजन यदि 8 इकाई है तो छोटे शंकु का वजन 1 इकाई है। अगर 8 में से 1 इकाई कम कर दूंगा, इसका 1 इकाई है और टोटल 8 है, 8 में से 1 इकाई कम कर दूंगा, इसका कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। तो इस प्रकार इस छोटे शंकु का और इस छिन्नक का जो रेशियो है वॉल्यूम का, वो है आपका 1:7। 1:7। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्री भी शामिल है, समरूपता का कंसेप्ट है, और साथ में आपका एरिया के या वॉल्यूम के फॉर्मूले भी है, तो मेंसुरेशन भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन? एक आकृति दे रखी है, एक कोण दे रखा है आपको 40 डिग्री का, और पूछा क्या है? एसीबी। पूछा क्या है? एसीबी आपको पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ध्यान देना इस क्वेश्चन में, सर्कल है, कुछ इस प्रकार से है। अच्छा, एक वर्ग की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, तो अगर इधर 40 का कोण बन रहा है तो इधर भी 40 का बनेगा, क्योंकि एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है वो हमेशा 180 होता है। इसका मतलब ये 40 80 है, तो ये बचा 100। तीनों का योगफल कितना होगा? 180। अगर ये 40 + 40 80 है, तो 180 में से 80 कम करेंगे तो ये 100 आएगा। इसका मतलब केंद्र पे जो कोण है वो 100 है। इन दोनों पॉइंटों के द्वारा अगर केंद्र पे 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका आधा वो परिधि पे बनाएंगे। तो यहां बनाएंगे वो कितना? यहां जो बनाएंगे वो इस 100 का आधा बनाएंगे। इस 100 का आधा बनाएंगे। 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। यही आपको पूछा गया है, यही आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये आपका मैट्रिक्स का है। तो टोटल 11 चैप्टर है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन लिए। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करोगे? आपके पास मैट्रिक्स है, वो क्या है? x + a, x + b, x + c, x + 2, 3, 4, x + 1, x + 2 और x + 3। अच्छा, इसको हल करना है, और एक कंडीशन भी आपको इक्वेशन दे रखी है, इसका यूज करना बाद में। सबसे पहले अगर इस इक्वेशन को देखूं, a है, b है, वो 2 गुणा है, फिर माइनस और c है, यानी कि a और c तो जुड़ जाए और माइनस हो जाए b का 2 गुणा, माइनस हो जाए b का 2 गुणा। तो यहाँ थोड़ा सा अगर इसको देखते हुए दिमाग लगाओगे थोड़ा, कि a है वो तो c से जुड़ जाए और b का 2 गुणा माइनस हो जाए। इसका मतलब है इस पहली वाली रो को और इस तीसरी रो को जोड़ दे और सेकेंड रो का 2 गुना इसमें से माइनस कर दे। तो हमें यहाँ पे रो और कॉलम पे कुछ ऑपरेशन यानी संक्रियाएं करनी है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो हम R1 की जगह है यूज लेने वाले हैं R1 2 गुणा R2 + R3, यानी कि R1 और R3 को जोड़ दें, फिर उसमें से घटा दें इस माइनस को देखते हुए 2 गुना R2 का, क्योंकि B इसमें है, और फिर अरेंज करें वापस इसको। तो क्या बनेगा? अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, और इसका 2 गुना करेंगे, चलो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो x और x 2x हो जाएगा और a + c हो जाएगा। इसका 2 गुना 2x है, x को कैंसिल कर देगा, तो ये बनेगा आपका a - 2b + c। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 6 बनेगा, और इसका 2 गुना है 2x + 6 ही है,
इन दोनों का योगफल भी 2x प्लस 6 है, इसका दोगुना भी 2x प्लस 6 है, और हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। इसका मतलब क्या आएगा? 0। इन दोनों को जोड़ो, x प्लस एक्स 2x, 1 प्लस 3 4, तो 2x प्लस 4, और इसका दोगुना भी 2x प्लस 4 ही है, तो माइनस करेंगे तो ये भी 0 आएगा। इन दोनों को सेम का सेम, x प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस 4 और x प्लस से प्लस 2, एक्स प्लस। अब यहाँ पे ये दो टर्म है, दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, बस ऐसे 0 बनाने के लिए ये रो और कॉलम में थोड़ी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अब फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, इसका विस्तार कर देते हैं, तो क्या होगा? fx बराबर a माइनस 2b प्लस 3 इंटू में इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 3 जा 9, फिर माइनस इन दोनों का गुणा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो x गुणा x, माइनस का चिन्ह लगेगा, x गुणा x एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 6x माइनस 6x, 9 में से 8 कम करेंगे 1 बचेगा, इसका तो रिजल्ट आ रहा है 1 बचा। क्या आपके पास क्या बचा है यहाँ पे? fx बराबर केवल a माइनस 2b प्लस 3 इंटू में 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, a माइनस 2b प्लस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो कुल मिला के फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको ऑप्शन पे चलना है। अब x का मान यहाँ पे कुछ भी रख लो, क्योंकि फंक्शन का जो मान है वो कांस्टेंट है, x का मान कुछ भी रख लो, हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको fx बराबर 1 दिख रहा है? प्लस का 1, वो भी प्लस का 1। तो x का मान 50 रखो, चाहे 60 रखो, चाहे 1 रखो, हमेशा यही आएगा। और इस क्वेश्चन को अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ऐसे करने की बजाय मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्वेश्चन आपका सही बनेगा हमेशा। ठीक है ना? क्या तरीका लगाना यहाँ पे समझना, यही भी आपको तरीका समझाता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एबीसी है और एक्स है वो अपनी तरफ से एज्यूम करना है। जैसे यहाँ एबीसी की वैल्यू में कोई आसान सा नंबर, एबीसी का ऐसा मान कि 1 बराबर 1 हो जाए, ए को 0 कर दो, बी को 0 कर दो, सी 1 हो जाएगा। तो मैं ए को 0 ले रहा हूँ, बी को 0 ले रहा हूँ, सी 1 बचेगा। फिर यहाँ पे एक्स जो दिख रहा है वहां हर जगह एक्स को मैं एक बार 0 मान लेता हूँ, फिर देखता हूँ डिटर्मिनेंट कितना आता है। तो यहाँ पे अगर ए 0 है, एक्स 0 है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, एक्स 0 बी 0, सी की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 2 3 4 1 2 3। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, तो ये तो 0 है, ये 0 है, तो 0 बना देगा 1, तो 1 इंटू में 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, तो रिजल्ट कितना आया? +1। कितना आया? +1। +1 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि वैल्यू एज्यूम कर लो, आपका समय बच जाएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक बताया। हाँ, ये आपका फलन आपको दे रखा है, एक फंक्शन आपको दे रखा है। क्या? एक फंक्शन आपको दे रखा है अंडर रूट में 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 2 प्लस एक्स। सबसे पहले तो इसकी डोमेन क्या होगी, फिर इसको किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कई मेथड इसको हल करने की। हाँ जी, डोमेन का मतलब एक्स क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इसका प्रांत क्या होगा, पहले ये पता लगाना है। अच्छा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है नंबर, अंडर रूट के अंदर वास्तविक संख्याओं के लिए कभी भी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी। इसका मतलब 0 या 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब ये है 3 माइनस एक्स है वो या तो 0 है या 0 से बड़ा है। इसी प्रकार ये भी अंडर रूट के अंदर ही है, तो अंडर रूट के अंदर का जो नंबर है
वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। यहां से x का इन दोनों का एक जगह करेंगे तो आपके पास इंटरवल बन जाएगा ये। इसका मतलब है x है आपका इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी डोमेन हो गई। अगर यहाँ पे डोमेन पूछे, प्रांत पूछे तो ये आंसर है, लेकिन परिसर पूछा है तो परिसर प्रांत पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना है, क्योंकि अंडर रूट भी यहाँ पे है। चलो, अब परिसर निकालने के कई मेथड है। एक तो क्या है, इसी को अरेंज कर लो। मैं मेथड बता रहा हूँ आपको अवकलन विधि, डिफरेंशिएशन मेथड से बता रहा हूँ। इसका इस फंक्शन का आप क्या कर दो, प्रथम अवकलज कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इसका। अंडर रूट के अंदर कोई नंबर होता है, उसका अवकलन का फॉर्मूला होता है 1/2 समथिंग। रूट के अंदर जो होता है इंटू में रूट के अंदर जो है 3 का 0 हो जाएगा और x का -1 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, d/dx x के रूप में। यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे यहाँ पे d/dy ले लेता हूं और यहाँ पे क्या होता, रूट में y होता, इसका आंसर आता 1/2√y और फिर गुणा में y का भी तो dy/dy। y का 1 हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन रूट के अंदर होगा उसका भी चेन रूल लगेगा। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल 1। तो जैसे 1/2 समथिंग हो गया, फिर समथिंग है तो गुणा के अंदर फिर उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यही चेन वापस फिर प्लस का चिन्ह है। ये भी रूट के अंदर है तो 1/2 इंटू में रूट के अंदर जो है सेम का सेम इंटू में 2 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 2 का 0 एक्स का +1 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया प्रथम अवकलज, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद क्या करना है, एक आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेप आपकी ये है, फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकंड स्टेप में क्या काम करना आपको, सेकंड स्टेप में आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट्स निकालने हैं। वो निकालने के लिए आपको जो एफ डैश है उसको 0 के बराबर लेना है, उसको 0 के बराबर लेना है। अगर इसको मैं 0 के बराबर लूंगा, ये 0 है तो इसको भी 0 के बराबर लूंगा, तो यहाँ पे -1 में 3 - x इक्वल में 1/2√2 + x इक्वल में कितना, 0। केवल समझा रहा हूं, समय लग रहा है, समझ में आ जाएगा, कम समय में करोगे। ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस। तो 1/2 बराबर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2√3 - x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3 - x इक्वल में 2 + x, x बराबर आ जाएगा 1/में। तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट है, और ये क्रिटिकल पॉइंट हमेशा इस इंटरवल में देखने को मिलेगा। इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको इस फंक्शन के मान निकालने हैं, इस फंक्शन के क्या निकालने हैं, मान। क्या करना आपको, इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, √3 - x प्लस √2 + x। और क्रिटिकल पॉइंट 1/2 है और वो इंटरवल है। आपको क्या क्या यूज में लेना है, आपको x की वैल्यू है वो क्या क्या यूज में लेनी है। एक तो जो इंटरवल का एंड पॉइंट है, इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट होते हैं ना 3 और -2, वो काम में लेने, -2 3 और एक जो नंबर आया था वो इनके बीच में ही था, वो 1/2 था। ये इन 3 नंबर पे फंक्शन के मान निकालो। तो फंक्शन की वैल्यू -2 पे मैं देखो तो -2 पे ये 0 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे मैं चेक करूं तो ये रूट में 5/2 प्लस 2 प्लस आधा, ये भी रूट में 5/2, जोड़ूंगा तो 2√5/2। ये 2 जब अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 2 जब अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4, क्योंकि 4 बाहर आके 2 बनता तो 2 अंदर जाके 4 बन जाएगा। डिवाइड में कितना, 2, 2 गुणा 2 कितना, 4, तो √10।
और फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 पे ये 0 हो जाएगा, 2 + 3 √5 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ आपके पास साफ साफ नजर आ रहा है √5, √10 और √5। इसका मतलब मिनिमम √5 होगा और मैक्सिमम √10 होगा। तो आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है, वो बन जाता है क्या, रेंज। रेंज है वो आपकी होगी √5 से √10 क्लोज ब्रैकेट के साथ। प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा √5 √10, √5 √10। ये तरीका है डेरिवेटिव का, बहुत बढ़िया है। यहां से आपका दूसरा मेथड है वो स्क्वायर करके भी कर सकते हो। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन कुछ फॉर्मूले और मैं आपको यहाँ बताऊँ। यहाँ भी देखना साइन 10 है और इस साइन 30 को मैं एक बार छोड़ दूं गुणा में ये, तो फिर साइन 50 है, साइन 50 है और फिर साइन 70 है और साइन 30 को मैं यहाँ लिख लूँ। तो यहाँ एक पैटर्न है और इस पैटर्न के लिए एक फॉर्मूला लिखाया जाता है क्या, अगर साइन थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस थीटा हो, तो इसका आंसर 1/4 साइन 3 थीटा आता है। 1/4 साइन 3 थीटा आता है। और ऐसा ही आपका कोस के लिए भी है, कोस थीटा इंटू में साइन, सॉरी कोस के टर्म में साइन, कोस 60 माइनस थीटा इंटू में कोस 60 प्लस थीटा। इसका आंसर भी हमेशा 1/4 कोस 3, कोस के लिए कोस 3 और साइन के लिए साइन 3। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, 1/4 1/4 को काट देगा, साइन बटा कोस 10 हो जाएगा। तो 10 के लिए भी बनता है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, क्योंकि केवल समय बच जाएगा आपका, तो बराबर 1/4 1/4 काट देगा, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10, तो टेन 3 थीटा ही बच जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आप यहाँ याद कर लेना, काम आ जाएंगे आपके, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। साइन वाला है तो ये आपका क्या है, साइन, यहाँ थीटा कितना है 10 डिग्री है, तो ये 10 है, ये 60 माइनस 10 है, ये 60 प्लस 10 है। तो यहां से यहां तक इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4 साइन गुणा साइन 3 थीटा, तो 10 गुणा 3 कितना 30, फिर इंटू में ये एक्स्ट्रा था साइन 30, जिसकी वैल्यू हमेशा आने से याद है। अब वैल्यू रख, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/। अब ध्यान रखना यहाँ पे, जरूरी थोड़ी ना है कि यही पैटर्न आपको देखने को मिले, जरूरी थोड़ी है यही पैटर्न आपको देखने को मिले। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। कौन से फॉर्मूले, जहां हम प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ गुणा है ना, यहाँ पे यह क्या है साइन गुणा में, तो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में चेंज करने के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास साइन 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 कोस ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला और 2 कोस ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आपको याद होने से, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले है आपका होमवर्क है, ये फॉर्मूले आपको देखने हैं एक बार। अच्छा, ये आपका 3D का क्वेश्चन है, कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। अच्छा, यदि बिंदु से होकर जाने वाले एक वर्त सी, ये दूसरा वर्त
जिसका समीकरण दे रखा है को बिंदु 1-1 पे बाह्य रूप से स्पर्श करता है, तो जो सी है जो यहाँ से गुजर रहा है उसकी त्रिज्या बताइए। देखो इस क्वेश्चन को हल करना है तो आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, आपको कुछ बेसिक बातें यहाँ पे मैं बताता हूँ। मान लो एक सर्कल है, तो यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल जैसे यहाँ एक कोई सर्कल है, उसका कोई स्पर्श बिंदु है और वहां से एक स्पर्श रेखा मान लो यहाँ पे आप ये ले ली, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है x1 y1 x1 y1, तो ये स्पर्श बिंदु है। अब यहां पर आप क्या करो, इस बिंदु पर और बहुत सारे सर्कल बना सकते हो, इस बिंदु पे आप और बहुत सारे सर्कल बना सकते हो जिसका स्पर्श बिंदु यही हो, जिसका स्पर्श बिंदु यही हो। वो सर्कल ऊपर भी बन सकते हैं, जैसे एक ही साइड भी बन सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी बन सकते हैं। ऐसे यहाँ बहुत सारे सर्कल हम बना सकते हैं। तो इन सभी सर्कल का एक ऐसा बिंदु जहां से एक स्पर्श रेखा जा रही है, ये सर्कल कहलाते हैं आपके फैमिली ऑफ सर्कल। जब फैमिली ऑफ सर्कल की बात होती है तो यहाँ इन सब सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला एक समीकरण होता है, इन सब सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला एक समीकरण होता है। वो समीकरण क्या होता है समझना, वो होता है आपका एस प्लस लेमडा एच इक्वल में सी। ये वाला समीकरण है, ये इन सभी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब एस क्या है, यहाँ पे एस के बारे में थोड़ा सा समझना। जैसे यहाँ पे सर्कल हमने बनाए, एक ऐसा सर्कल भी होगा, एक ऐसा सर्कल भी होगा, ध्यान देना, एक ऐसा सर्कल भी होगा जो एक पॉइंट के बराबर ही होगा। क्या होगा, एक पॉइंट के बराबर ही होगा मान लो यहाँ पर, और वो एक्स वाई से पास होगा। कुल मिला के यहाँ पे मैं कह दूं कि जो पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा है वो पॉइंट ही यहाँ पर अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करे जिसकी रेडियस 0 है, जिसकी रेडियस क्या है 0, क्योंकि एक बिंदु है वो सर्कल ही होता है जिसकी रेडियस क्या होती है 0, उसके हिसाब से चले तो आप यहाँ पे देखोगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे एक फॉर्मूला हम सर्कल का पढ़ते हैं। जब मैं r को 0 ले लूं, यदि मैं यहाँ पे क्या ले लूं, r को मान लीजिए r बराबर मैंने क्या ले लिया 0, इसका मतलब रेडियस 0 ली है तो सर्कल को मैंने एक बिंदु बना दिया। तो उसके लिए समीकरण क्या बन जाता है, यहाँ से r 0 हो जाता है तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां x1 y1 को ये बिंदु ही है। तो ये वाला जो समीकरण है, ये वाला समीकरण है बराबर r का मान 0 होने पे 0 बन जाएगा। इसे ही हमने नाम दिया s, ये जो इतना सा है ना जिसका मान 0 है, इसको हमने नाम दिया यहाँ पे क्या s। s क्या है, एक बिंदु वर्त का समीकरण है। s क्या है, एक बिंदु वर्त का समीकरण है जिसका मान कितना है 0 है। तो यहाँ s की वैल्यू लेनी है, यानी कि इसके लेफ्ट वाला हिस्सा है जो वो लेना है, वो यहाँ लेना। l क्या है, l यहाँ पर इस स्पर्श रेखा जो एक सीधी लाइन होती है, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट की लाइन है या इक्वेशन है, स्पर्श रेखा का समीकरण है l, समझ गए। तो यहाँ l है वो स्पर्श रेखा का समीकरण है, s है वो बिंदु वर्त का समीकरण है। बिंदु वर्त का समीकरण ये होता है, तो ये यहाँ पे यूज लेना है, ठीक है ना, इसका यूज होना है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या क्या चाहिए, s चाहिए आपको, और क्या चाहिए l चाहिए, फिर आपको लेमडा निकालना पड़ेगा। अब लेमडा क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, अगर यही पॉइंट केवल स्पर्श रेखा ही है और यही पॉइंट अगर सर्कल भी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है स्पर्श रेखा के लिए भी 0 हो गई और सर्कल के लिए भी 0 हो गई। तो ये 0 तो कंप्लीट का रिजल्ट 0 आता है। अब यहाँ पे लेमडा क्या होता है, जैसे जैसे सर्कल की रेडियस बढ़ती है वो यहाँ पे लेमडा बताता है। तो लेमडा यहाँ पे एक ऐसा राशि है जो बदलती रहती है, ठीक है ना, वो डिपेंड करती है सर्कल छोटा या बड़ा है, ठीक है ना, सर्कल छोटा या बड़ा है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल है
जहां मैंने एक इक्वेशन बता दी फैमिली ऑफ सर्कल की, वो ये है। अब आओ क्वेश्चन पे। इसमें आपको, क्योंकि यहाँ पर किसी एक वर्ग का समीकरण दे रखा है, किसी एक वर्ग का समीकरण दे रखा है और किसी दूसरे वर्ग का समीकरण पूछा है, यानी कि दो अलग अलग वर्ग है, तो वहां लेमडा की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो लेमडा की वैल्यू आपको निकालनी होती है वहां पे। हाँ जी, आपको यहाँ पे एक वर्ग का समीकरण दे रखा है, ठीक है ना, और एक स्पर्श बिंदु दे रखा है। इस वर्ग के समीकरण से टेंजेंट हम कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। जब आपको किसी एक वर्ग का समीकरण पता हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल में 0, तो इस L का या टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स में तोड़ेंगे, एक x की जगह x1 आ जाएगा, वाई स्क्वायर को y इंटू में y1, 2x को g अलग है, 2x को x प्लस x1, f y प्लस y1, c सेम का सेम बराबर में 0। तो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी, स्पर्श रेखा की, जो कहां से पास हो रही है, x1 y1 से, और इस पॉइंट पे सर्कल को क्या कर रही है, टच। तो सर्कल की इक्वेशन से टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। सर्कल आपको दे रखा है, इस सर्कल से आप टेंजेंट की इक्वेशन बना लो, जिसको मैंने एल नाम दे रखा है यहाँ पे। तो पहले एल यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, एल का मान क्या होगा। ये वाली सर्कल है वो इसको स्पर्श कर रही है ना, तो ये स्पर्श बिंदु, तो 1 - 1 को ये सेटिस्फाई करेगी, तो एक्स की जगह 1 आएगा, एक्स वाई की जगह -1 आएगा, तो माइनस वाई, एक्स की जगह +1 आएगा, और वाई की जगह +4 है, तो 2 अलग हो जाएगा, 2x की जगह x और 1x की जगह +1 आ जाएगा, -6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, y फिर माइनस का है, प्लस है तो -1 हो जाएगा, और ये 12 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हल करो, x - y + 2x + 2 -3y -+3 -12 बराबर में कितना, तो क्या बचा, x और 2x कितना, 3x, माइनस और माइनस का कितना, 4y, 2 प्लस का, 3 प्लस का, 5 प्लस का, 12 माइनस का, तो माइनस का कितना, 7, बराबर में कितना, तो बराबर 0 लेना है आपको। बराबर में 0 छोड़ देना है, ये एल का मान क्या जाएगा, ये एल का मान, एल आ चुका है। और x माइनस x1, x माइनस x1, फिर हम निकालेंगे s, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये x1 y1 है, ये x1 कोमा y1, ये s भी आ गया है। अब हम यहाँ पे समीकरण बना सकते हैं, s प्लस लेमडा l बराबर में 0, s ये है, और इसको यहाँ पे खोल के लिखेंगे, थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा, फिर हमें यहाँ पे वैल्यू भी निकालनी है किसकी, लेमडा की, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू में l की वैल्यू क्या है, 3x - 4y माइनस का 7 इक्वल में 0। अब हमें पता है ये जो नया जो इक्वेशन आया है दूसरे सर्कल का, वो दूसरा सर्कल है वो इस पॉइंट से तो पास हो रहा है ना, ये पॉइंट उस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक्स वाई की जगह 4 और 3 रख दो, यहाँ 4 रखूंगा, 4 - 1 3 9, इसको 0 रखूंगा, 1 प्लस लेमडा, 3 × 4 12 -4 -7 बराबर में कितना, 0, ये 1 बना, ये 10 बना, तो प्लस का 10 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। तो लेमडा की वैल्यू आ गई, और लेमडा की वैल्यू इसमें रख दो, आपका एक सर्कल का समीकरण आ जाएगा, और इसे हल कर दो, तो एक्स स्क्वायर -2x + 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y + 1, लेमडा की वैल्यू कितनी आई है, -10, -10 है, तो -10 गुणा 3x -30x -10 गुणा -40y
माइनस का 10 गुना 7 70। तो ये माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के। बराबर में क्या, सी। इसे अगर अरेंज करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस का 32x और प्लस के 42y और 112 72 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपको सेंटर पूछा है, सेंटर पूछा आपको, क्या पूछा आपको यहाँ पे, सेंटर के अंदर पूछा है। तो अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, हाँ जी, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो यहाँ से यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, क्या, यहाँ 4y में y का मान 0 रखते तो ये 0 बनता, क्या बनता, 0। इसे हमें सुधारना पड़ेगा यहाँ। ये क्या बन जाएगा, 0 -7, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 5 और प्लस का 12 में से कितना जाएगा, 7, तो माइनस का प्लस का 5 है और फिर ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और लेमडा के इनटू में जो 5 है वो 2 10 को डिवाइड करेगा तो -2 आएगा। लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 2। अगर लेमडा की वैल्यू -2 है, लेमडा की वैल्यू अगर -2 है तो यहाँ पे -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6x और -2 इंटू में -4 कितना हो जाएगा, +8y और -2 इंटू -7 कितना हो जाएगा, प्लस का 14 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। तो ये समीकरण बनेगा आपका। इसे अगर अरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x और माइनस का 2x है, माइनस का 8x हो जाएगा, 2y और 8y प्लस का 10y हो जाएगा, 1 + 1 + 14 प्लस का 16 हो जाएगा इक्वल में 0। तो ये नए वर्ड का समीकरण आ गया। अगर समीकरण पूछा होता तो ये आंसर है, लेकिन आपको रेडियस पूछी है। रेडियस के लिए आपको जी चाहिए, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू क्या आएगी, 4 और माइनस किया तो प्लस हो जाएगी, माइनस किया तो प्लस हो जाएगी। एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 5 प्लस है तो माइनस, माइनस का चिन्ह साथ में लेता है और सी की वैल्यू कितनी है, +16। तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस जी। तो 16 से 16 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो पूरा आपको क्वेश्चन मैंने बेसिक से समझाया है, कुछ बेसिक बातें बताई है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तरीके और भी थे इसको हल करने के, लेकिन एक बेसिक तरीका बताया। जहां आप इक्वेशन बनानी पूछे तो इक्वेशन भी बना सकते हो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखना, यहाँ हो सकता है कि आपको कई तरीके इसको पता हो, इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि किताबों में बहुत बार, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन है, x की जगह पावर 2 है, मैं यहाँ पे m ले लेता हूँ, इनटू में साइन 1/x, यहाँ भी कुछ ना कुछ पावर n के रूप में मिल सकता है। या फिर यही क्वेश्चन आपका, या फिर यहीं पे साइन की जगह अगर कोस हो तो भी सेम जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो काम कर जाएगा। यहाँ पे साइन की जगह क्या हो, कोस, और सेम ऐसा का ऐसा ही हो, यहाँ m और यहाँ n। तो यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है, और ऐसा फॉर्मेट जब भी आ जाए तो देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले x की पावर जो m है वो अगर 0 से बड़ी है, fx है, वो सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, बस इतना ही देखना है। अगर यहाँ m का मान और यहाँ x की पावर जो n है उससे बड़ा है तो फंक्शन अवकलनीय भी होगा। फंक्शन है वो अवकलनीय भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो कब, अगर यहाँ x की पावर जो m है वो बड़ी है n+1 से, n कौन सी है, जो ये वाली इसकी पावर है, अगर m है वो n+1 से बड़ा है तो इस फंक्शन का जो प्रथम अवकलज होता है जिसे हम f डैश बोलते हैं,
वो प्रथम अवकलज भी क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। ये चीज यहाँ पे याद रखोगे पहले से, ये दिमाग में पहले से होती तो इस क्वेश्चन को देखते ही, ये वाला फॉर्मेट देखते ही दिमाग में आ जाता है। अच्छा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप चेक करते m का, और x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है। m की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, और n की वैल्यू क्या है, 1। क्या m का मान 0 से बड़ा है, m का मान 2, 2 तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन सतत है। क्या m n से बड़ा है, क्या 2 1 से बड़ा है, इसका मतलब फंक्शन अवकलनीय भी है। क्या m है वो n+1, n की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, तो क्या 2 2 से बड़ा है। अगर इसमें हम देखें m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1, तो 2 क्या 2 से बड़ा होता है, ये बात गलत है। ये बात यहाँ पे गलत है, 2 2 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब m और n, इन दो m और n की इन वैल्यू के लिए यहाँ पर ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड नहीं है तो इसका जो प्रथम अवकलज होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। प्रथम अवकलज का मतलब f डैश ही है, ठीक है ना। तो वो सतत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। फंक्शन सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, इसकी वजह से गलत हो गया। क्यों, फंक्शन सतत भी है और अवकलनीय भी है। फंक्शन सतत है लेकिन f डैश सतत नहीं है, f डैश सतत नहीं है, ये बात सही है, ठीक है ना। तो ये तो सतत है, सॉरी, फंक्शन तो सतत है लेकिन f डैश सतत नहीं है। सतत क्यों नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन होती तो सतत होता। अगर ये कंडीशन नहीं है तो मैंने देखा 2 है, तो 1 + 1 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, उसका विरोध हो गया। अगर विरोध हो गया तो वो सतत नहीं, वो असतत है, ठीक है ना। तो f डैश है वो सतत नहीं है यहाँ पर, ये बात सही है, सतत नहीं है, ये बात सही है। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपकी इस क्वेश्चन का आंसर, यही वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। फंक्शन सतत है लेकिन उसका प्रथम अवकलज सतत नहीं है। फंक्शन सतत है लेकिन उसका f डैश वो सतत नहीं है, वो असतत है, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच का कोण पूछा है। आपको कोई दो वेक्टर दे रखे हैं तो उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए डॉट बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। थीटा वही है जो इन दोनों लाइनों के बीच में, ठीक है ना, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल। तो थीटा का मान निकालना है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइड में ए का और बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट तो डायरेक्ट होता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुणा हो जाएंगे, आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे के साथ और के वाला के के साथ। तो यहाँ पर 5 गुणा 6, आई कैप से 5 गुणा 6 30, जे जे से 3 गुणा -8 8 या 24 और 4 गुणा -1 माइनस का 4 डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड बताना आपको, तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड किसका बताना, बी वेक्टर का, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू कितनी आई, माइनस का 28 प्लस का 30, तो प्लस का 2 बचेगा ऊपर, 25 और 25 50, तो वर्गमूल में 50 है इंटू में 100 प्लस 1 101, तो 50 का 5 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर रह जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया गया है, √2 से गुणा किया गया है। चलो इसको कर लेते हैं, ऊपर 2 ही बचेगा, 2440 है, तो कॉस थीटा, तो इधर कॉस किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। अच्छा, √2/101, नहीं ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 2 बटा में
इसका 5√2 होता है, 5√2, 5√2। तो यहाँ इसको अगर हल करेंगे तो ऊपर 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ। डिवाइड में जो 50 है, 50 को 25 गुणा 2 लिखूंगा तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, और √110, √100, एक √2 एक √2 को कैंसिल कर देगा तो ऊपर √2 बचेगा, बटे में 5 और गुणा में √110, ऊपर बचेगा √2, बटे में बचेगा 5, ब्रैकेट में बचेगा 100। कौन सा ऑप्शन है? यहाँ रूट नहीं है तो आंसर क्या है? तो सिंपल सा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बाद में कैलकुलेशन है। ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आपका 10 नंबर पे। एक व्यक्ति को बिजली का ठेका मिलने की प्रायिकता है, तो मान लेते प्रोबेबिलिटी है कोई काम मिलने ए की, वो 2/5, और उसे एक दूसरा ठेका है प्लम्बिंग का और वो नहीं मिलने की है, नहीं मिलने का मतलब नोट है, तो दूसरे के लिए बी यूज कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है किसके? बी नोट की, वो कितनी है? 4/5। अगर नोट की दे रखी है तो नहीं होने की दे रखी है, तो बी की होने की क्या हो जाएगी? 1 - 4/7 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी? 3/7। फिर यदि कम से कम, ये वाला वर्ड देखो, कम से कम का मतलब होता है यूनियन, और मिलने की प्रायिकता है, यानी कि दोनों का, बिजली वाला और प्लम्बिंग वाला, ए यूनियन बी, कम से कम का मतलब यूनियन होता है, वो कितना दे रखा? 2/3। तो बताओ दोनों ठेके मिलने की क्या प्रायिकता होगी? दोनों ठेके मिलने की, तो आपको इंटरसेक्शन पूछा है, आपको पूछा है ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या है? ए के मिलने की प्रायिकता प्लस बी के मिलने की प्रायिकता। तो ये वाली यूज मत लेना, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के होने की पूछी है ना, ए के होने की, बी के होने की माइनस, सॉरी फॉर्मूला, चलो वो प्लस कर देता मैं, ए यूनियन बी, उधर जाके माइनस का हो जाता, बराबर क्या होता है? ए के होने की प्लस बी के होने की माइनस ए और बी के दोनों के एक साथ होने की, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आपको इंटरसेक्शन तो पूछा ही है, ये वाली, ये वैल्यू आपको पता है, तो ये रख देना, नोट वाली मत रख देना बस। इसकी वैल्यू कितनी है? 2/3। ये इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, बी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ये उधर जाके माइनस का, 2/5 प्लस 3/7 माइनस 2/3, 5 3 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों ही प्राइम नंबर है, तो तीनों का गुणा, 7 21 21 बजे 105, 105, तो 5 21 21 21 दूनी 42, 7 15 7 105, 15 3 45, और 3 35 3 35 दूनी 70, लेकिन ये माइनस का। आज इसको हल करो, कितना आएगा? 42 का है, सॉरी 40 80 और 87 है, कितना बचेगा? 17 बचेगा ऊपर, 17, और नीचे कितना बचेगा? 120। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17/100, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी खूब एग्जाम में आए। यहाँ पे आपको मॉड्यूलस पूछा, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, मॉड्यूलस पूछा, ध्यान देना यहाँ पे, ए प्लस आईटा बी बराबर दे रखा है अंडर रूट में 1 प्लस डिवाइड में 1 माइनस, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, आपको पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें पता है इस कॉम्प्लेक्स का मॉड्यूलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो दोनों तरफ मॉड्यूलस ले सकते हैं डायरेक्ट, दोनों तरफ मॉड्यूलस ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, इधर इसका मॉड्यूलस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसके इंटू में 1 है, लेकिन ये रूट में है, लेकिन किसमें? रूट में, इसमें है रूट, नंबर तो अंदर ही है ना, अंदर बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
मॉड्यूलस लगाने से हट गया, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ पे देखो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया पहले, डायरेक्ट इसका मॉड्यूलस कैसे आ गया। तो मॉड्यूलस की एक प्रॉपर्टी है कि Z1 को कोई कॉम्प्लेक्स है तो Z1 को Z2 से डिवाइड करे, तो चाहे डिवाइड करके फिर मॉड्यूलस निकाल लो या फिर पहले ही इसका मॉड्यूलस अलग से निकाल लो और Z2 का मॉड्यूलस अलग से निकाल लो और फिर डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट बराबर ही आता है। तो मैंने क्या किया है, ऊपर वाले का मॉड्यूलस है अलग निकाल लिया और नीचे वाले का मॉड्यूलस अलग निकाल लिया और एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, एक दूसरे को डिवाइड कर दिया। तो दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकाल के डिवाइड कर दो, चाहे डिवाइड करके फिर मॉड्यूलस निकाल लो। ये मॉड्यूलस मापांक का एक गुण है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा आपका, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो क्लास से कंटिन्यू रखो और सब्सक्राइब जरूर करो।